मेरे पति ने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुम छत पर नहीं जाओगी, जबकि मेरी ननद और मेरे पति घंटों छत पर गुजारा करते थे। मुझे उन दोनों पर शक तो होता था, लेकिन मैं डर के मारे उनको एक सवाल भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरी अभी नई नई शादी हुई थी। फिर एक दिन अचानक मुझे छत से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं भागी भागी छत पर चली गई। मैंने जैसे ही छत पर कदम रखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरी ननद, दोस्तों, दुल्हा हो या दुल्हन, शादी को लेकर दोनों के ही बहुत सारे अरमान होते हैं और उस पल को यादगार बनाने के लिए दुल्हा दुल्हन तरह तरह की तैयारियां भी करते हैं। खासकर शादी की सुहागरात को लेकर अनेक तरह की तैयारियां की जाती हैं। हालांकि कुछ दुल्हन ऐसी भी होती हैं जिनके अरमानों पर शादी होते ही पानी फिर जाता है। ऐसा ही पानी मेरे अरमानों पर भी फिरा जब शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझसे सख्त शब्दों में बात की थी। हर दुल्हन की तरह मैं भी अपने पति से प्यार की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन मेरे पति की बातों ने तो मुझे मेरी पूरी जिंदगी का आईना दिखा दिया था कि मुझे उनके साथ कैसा जीवन बिताना है। शादी की पहली रात ऐसा कौन करता है भला? शादी की रात को तो हर पति पत्नी अपने शब्दों की मिठास से अपने जीवन साथी का दिल जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन एक मेरे पति थे जो पहली रात से ही अपनी पत्नी पर लगाम लगाना चाहते थे। मैं बाकी दुल्हनों की तरह सजी सवरी अपने कमरे में आदित्य का इंतजार कर रही थी। जब आदित्य कमरे में आए तब दिल में हजारों ख्याल आ रहे थे कि मैं उनके सवालों का कैसे जवाब दूंगी, क्योंकि मैं आजकल की तेज तरार लड़कियों की तरह नहीं थी जो सवाल पूरे होने से पहले ही जवाब दे दिया करती है। मैं तो बहुत ही सरल स्वभाव की और शांत दिमाग की लड़की थी। आदित्य जैसे जैसे बेड के करीब आ रहे थे, मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे थे कि ना जाने आज की रात की शुरुआत कैसे होगी। आदित्य जैसे ही मेरे करीब आए तो मेरे लिए उनके सबसे पहले शब्द कुछ ऐसे थे, देखो मीनू, हम आज से हमारे नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मैं तुम्हें किसी भी भ्रम में नहीं रखना चाहता। लोग शादी की पहली रात मीठी मीठी बातें करके दिखावा करते हैं, तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं जो हूं सो हूं और मैं चाहता हूं कि तुम आज से ही मुझे वैसा ही स्वीकार करो जैसा मैं हूं। हमारे घर में कुछ कायदे नियम हैं जिसका पालन तुम्हें भी करना होगा। जो चीज करने के लिए एक बार मना किया जाए तो वह जिंदगी में कभी भी नहीं होनी चाहिए। आदित्य बोले जा रहे थे और मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती जा रही थी, क्योंकि यहाँ कोई सवाल जवाब तो थे नहीं, बल्कि घर के कायदे नियम समझाए जा रहे थे, वो भी सख्त शब्दों में। आदित्य ने पहली रात ही मुझे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी छत पर नहीं जाओगी। यह सुनकर मैं हैरान तो हो गई, लेकिन उनका बोलने का तेज अंदाज देखकर मुझ में इतनी हिम्मत ही ना हुई कि मैं उनको इसकी वजह पूछ पाती। खैर, पहली रात तो यूं ही डर डर में ही गुजर गई। मेरी शादीशुदा जिंदगी के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। सुबह हुई तो आदित्य ऑफिस जाने से पहले मेरे करीब आए और फिर से उन्होंने मेरे कान में वही बात दोहराई कि छत पर कदम मत रखना। लेकिन आज उन्होंने रात वाली बात में एक और बात भी जोड़ दी थी। वो ये थी कि मेरी माँ से भी दूर रहना। मेरी शादी को 2 हफ्ते पूरे होने आए थे, लेकिन आदित्य हर रोज ऑफिस जाने से पहले यह बात मुझे याद दिलाकर ही जाते थे। मेरे दिल में तरह तरह के सवाल तो उठते थे, लेकिन मैं यह सोचकर चुप हो जाती थी कि अभी नई नई शादी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि आदित्य को मेरा सवाल जवाब करना अच्छा ना लगे।
क्योंकि उनके स्वभाव को तो मैंने पहली रात में ही जान लिया था। मेरे पति ऑफिस चले जाते थे और मेरी ननंद रेखा स्कूल चली जाती थी। अब घर में हम दो ही लोग बचते थे, एक मैं और एक मेरी सास, जिनसे दूर रहने के लिए कहा था। मुझे मेरे पति ने उन दोनों के जाने के बाद मैं अपने पति का कहा मानकर अपने कमरे में चली जाती थी। लेकिन मेरी सास बार बार बहाना बनाकर मेरे पास आने की कोशिश करती रहती थी, मगर मैं अपने पति के डर की वजह से उनसे दूर दूर ही रहती थी। 3 बजे के करीब मेरी ननंद रेखा स्कूल से वापस आ जाती थी और बिना यूनिफॉर्म चेंज किए ही छत पर चली जाती थी। रेखा घंटों के घंटों छत पर ही पड़ी रहती थी और जैसे ही वह नीचे आती, मेरी सास उसे भला बुरा सुनाना शुरू कर देती थी और देखते ही देखते हमारा घर महाभारत के युद्ध का मैदान बन जाता था। पहले पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सास रेखा को इसलिए इतनी सारी बातें सुनाती है क्योंकि वह स्कूल से वापस आने के बाद कभी एक बार भी अपनी किताबें खोलकर नहीं देखती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो मुझे यह समझ आने लगा कि मेरी सास रेखा को इसलिए इतनी बातें सुनाती थी ताकि वह छत पर ना जाए। लेकिन रेखा तो उनकी एक भी बात नहीं सुनती थी, उल्टा वो तो और भी ज्यादा वक्त छत पर बिताने लगती थी। 2 हफ्ते हो गए थे हमारी शादी को और मैंने देखा था कि इन 2 हफ्तों में जब आदित्य शाम को घर वापस आते तो ना मुझसे मिलते और ना मेरी सास से, सीधे रेखा के कमरे में चले जाते थे और ना जाने कितने घंटे तक दोनों भाई बहन पता नहीं ऐसी कौन सी बातें करते रहते थे कि उनको खाने का समय भी याद ना रहता था। और फिर जैसे ही रेखा के कमरे से निकलते तो आदित्य सीधे छत पर चले जाते थे। वहां भी काफी देर तक बैठे रहते थे और मैं कमरे में बैठी यह सब चुपचाप देखती रहती थी। जब रात हुई और आदित्य कमरे में आए तो मैं मुंह नीचे किए हुए बैठी हुई थी। मुझे यूं देखकर आदित्य शायराना अंदाज में बोले, तुमसे रिश्ता हम कुछ इस तरह निभाएंगे, तुम रोज खफा होना हम रोज मनाएंगे, पर मान जाना हमारे मनाने से, वरना ये भीगी पलकें लेकर हम कहाँ जाएंगे। उनकी इस तरह शायरी बोलने पर मुझे हिम्मत मिल गई और मैं शिकायत किए बगैर रह ना सकी। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे घर वालों से घुलने मिलने क्यों नहीं देते और ना ही खुद मुझे वक्त देते हैं, बस हर समय छत पर बैठे रहते हैं। ना जाने कौन सा खजाना छुपा कर रखा है। वहां आदित्य, जो अभी अभी मेरे लिए शायर बन रहे थे, एकदम से सीरियस हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा देखकर मैं डर गई और वह बिना कुछ बोले ही घर से बाहर चले गए और रात के खाने के लिए भी वापस नहीं आए। रेखा की तो जैसे जान ही निकल गई हो। वह बार बार आकर एक ही सवाल कर रही थी, भाभी आदित्य भाई कहाँ गए हैं और कब आएंगे। रात के 11 बज चुके थे मगर आदित्य का कोई अता पता नहीं था। मैं दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी कि क्या जरूरत थी सब कुछ जानने की। ना जाने वह मेरी किस बात पर मुझसे इस तरह नाराज हो गए कि अभी तक घर वापस नहीं लौटी। रेखा जैसे ही अपने कमरे में चली गई, मेरी सास झट से उठकर मेरे पास आई और बोली, अभी तो तुम्हारी शादी को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और तुम्हारा पति गायब रहने लगा है, उस पर नजर रखा करो। मेरी सास की बात सुनकर मेरे दिल में ना जाने कितने सवाल उभर आए थे। तभी आदित्य दरवाजा खोलकर घर के अंदर आ गए। उन्होंने मुझे अपनी मां के साथ खड़ा देख लिया और बिना कुछ बोले मेरा हाथ पकड़कर सीधा हमारे कमरे में ले गए। आदित्य गुस्से में मुझे पूछने लगे कि मां तुम्हें क्या कह रही थी।
मेरा दिल तो पहले ही डर के मारे कांप रहा था और जब उनकी तेज आवाज सुनी तो मेरी आंखें भीग गईं और मैं रोने लगी। मैंने आदित्य से कहा, माँ जी कह रही थी कि आदित्य का ख्याल रखा करो। मैंने जानबूझकर बात को पलटकर बताया था क्योंकि आदित्य की तो अपनी माँ से पहले से ही नहीं बनती थी और ना जाने इसकी क्या वजह थी। मेरा जवाब सुनकर आदित्य के दिल को थोड़ा चैन मिला। फिर आदित्य ने बहुत ही धीमी आवाज में मुझसे कहा, देखो मीनू, बात यह है कि मैंने छत पर अलग अलग किस्म के तोते पाले हुए हैं और इस मौसम में तोतियां अंडों पर बैठकर बच्चे निकालती हैं। इस तरह उनकी नस्ल बढ़ जाती है। लेकिन अगर तोते किसी अजनबी इंसान को अपने पिंजरे के पास देख ले तो उनको खतरा महसूस होता है। फिर वह अंडों से बच्चे नहीं निकालते और अपने अंडे खुद ही तोड़ देते हैं। तुम अभी उनके लिए अजनबी हो, इसलिए मैं तुम्हें छत पर जाने के लिए मना करता हूँ। आदित्य की बात सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया था और मैंने उनसे कहा कि परिंदे तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं आपके तोतों का बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसे रेखा रखती है। तब आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मीनू, मेरे तोते रेखा को जानते हैं और मैंने उसकी ड्यूटी लगा रखी है कि वह मुझे तोतों की रिपोर्ट दिया करे कि किस जोड़े ने अंडे दे दिए हैं और किसने अभी बच्चे निकाले हैं। मैं सारी बात समझ गई थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि लेकिन आप मुझे माँ जी के पास बैठने से मना क्यों कर रहे हैं। तब आदित्य ने मुझे बताया, क्योंकि माँ तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। उनका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा हुआ है। क्या तुम देखती नहीं कि वह हर वक्त बच्चों की तरह लड़ती झगड़ती रहती है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और आज मैं अपने आप को बहुत ही हल्का फुल्का महसूस कर रही थी क्योंकि आदित्य के जवाब से मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला था। अगले दिन ऑफिस जाते आदित्य फिर से मेरे कान में बोलते गए कि छत पर मत जाना और माँ से दूर रहना। लेकिन मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं आदित्य से छुपकर माँ जी का ख्याल रखूंगी। बुढ़ापे में तो हर इंसान की हरकतें बच्चों जैसी हो ही जाती है। ऐसे में उन्हें अकेला छोड़ देना ये कौन सी समझदारी हुई भला। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को बीमारी में या ऐसी लड़ाई झगड़े की छोटी छोटी वजह से छोड़ देते हैं क्या। तो हम क्यों इतनी छोटी सी बात के लिए उन्हें अकेला छोड़ दें। आदित्य और रेखा भले ही अपनी माँ से गैरों जैसा सलूक करते थे, लेकिन मैं तो ऐसी नहीं कर सकती थी। इसलिए उन दोनों के जाने के बाद मैं अपनी सास के पास आकर बैठ गई और मैंने उनसे कहा, माँ जी, क्या मैं आपके सर में तेल लगाकर मालिश कर दूं? उन्होंने जल्दी में ऐसे सर हिलाया कि कहीं मैं बाद में पलट ना जाऊं। मैं उनके सर में तेल लगाते हुए इधर उधर की बातें कर रही थी, जबकि मेरी सास बार बार मुझसे एक ही बात कर रही थी कि तुम छत पर जाकर वहां की सफाई कर दो। मैंने उनसे कहा, माँ जी, आदित्य ने मुझे छत पर जाने से मना किया है। तब वह बोली, अभी तो हम दोनों घर में अकेले ही हैं ना। तुम आदित्य को कुछ बताओगी और ना ही मैं कुछ बताऊंगी, फिर किस बात का डर। मैंने मन ही मन में सोचा कि अगर मैं अपनी सास को मना कर दूंगी तो वह नाराज हो जाएगी और कहेंगी कि पहली बार बहू को किसी काम के लिए कहा था, लेकिन उसने तो मुंह पर ही मना कर दिया। वैसे तो मुझे भी तोते देखने का बहुत शौक था, इसलिए मैं अपनी सास की बात मानकर छत की सफाई करने चल पड़ी। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि जैसे ही मैं झाड़ू लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगी, रेखा अचानक ही घर पर आ गई। घर में आते ही वह भागते हुए मेरे पीछे आई और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे की तरफ खींच लिया और बोली, आपको भाई ने छत पर जाने से मना किया था ना।
मगर आपने उनकी इतनी सी बात भी नहीं मानी। मैं अभी भाई को फोन करके बताती हूँ। मैं डर के मारे कांपने लगी और फिर मैंने रेखा के आगे हाथ जोड़ दिए कि तुम आदित्य को कुछ मत बताना। मगर उसने मेरी एक ना सुनी और उसने फोन करके आदित्य से कहा कि मैंने अभी अभी भाभी को छत पर जाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये तो अच्छा हुआ कि आज हाफ डे था और आज स्कूल से आधी छुट्टी हो गई थी, वरना सोचिए क्या हो जाता। मैं सोचने लगी कि मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे, जो मुझे इतना भी याद ना रहा कि आज तो स्कूल में हाफ डे था। रेखा ने मुझे फोन पकड़ा दिया और कहा, आदित्य भाई आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने फोन उठाकर जैसे ही हेलो किया तो आदित्य की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। आदित्य ने कहा, आज मैं इसे तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूं, लेकिन अगर एक बार भी तुमने ये हरकत दोबारा करने की कोशिश की तो मैं कुछ भी सोचे समझे बिना तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मुझे आदित्य से इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगी। जब शाम को आदित्य ऑफिस से घर लौटे तो रोज की तरह वह पहले रेखा के कमरे में चले गए और फिर छत पर चले गए। मैं कमरे में बैठी डर की वजह से कांप रही थी कि आज ना जाने वह मेरे साथ क्या करेंगे। लेकिन जब आदित्य कमरे में आए तो बहुत ही प्यार से बोले, क्या बात है, आज अंधेरा करके क्यों बैठी हो? आदित्य की बात सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला और मैंने जल्दी से उठकर आदित्य से कहा कि मैं छत पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन माँ जी ने मुझे जबरदस्ती भेजा था। आदित्य ने कुछ सोचते हुए सिर हिला दिया और कहा, इसलिए तो मैं तुम्हें माँ के पास बैठने से मना करता हूँ, क्योंकि वह हमारा घर बसने ही नहीं देना चाहती है। आदित्य की बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई कि आखिर यह कैसी माँ है जो अपने ही बेटे का घर बसने नहीं देना चाहती। रात को जब अचानक ही मेरी आंख खुली तो मुझे दोबारा नींद ही नहीं आ रही थी। मैं करवट बदलकर थक गई और फिर प्यास की वजह से मेरा गला सूखने लगा था। मैं उठकर जब किचन से पानी पीने जा रही थी तब देखा कि रेखा और मेरी सास आंगन में बैठी खुसर खुसर कर रही थी। मैं चुपचाप दबे पांव अपने कमरे में लौट आई और सोचने लगी कि ये बात तो जाहिर है कि मेरी सास और रेखा दोनों आपस में मिली हुई है। मुझे उन दोनों को एक साथ बैठे देखकर हैरत इसलिए हुई थी क्योंकि वह दोनों दिन में तो सबके सामने लड़ती झगड़ती रहती थी और रात में साथ बैठकर ना जाने क्या प्लान बना रही थी। इसका मतलब साफ था कि वह दोनों दिन में लड़ झगड़कर आदित्य की आंखों में धूल झोंक रही थी और मुझे समझ आ गया था कि आज का किस्सा भी उन दोनों की एक सोची समझी चाल ही थी, क्योंकि मेरी सास ने मुझे उसी वक्त छत पर भेजा था जब रेखा की वापसी का वक्त हो गया था। लेकिन फिर दिल में यह भी ख्याल आ रहा था कि आदित्य ऐसा क्यों कर रहे हैं। तोते तो अक्सर कितनों के घरों में पाले जाते हैं, लेकिन तोतों की इस तरह की देखभाल इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस राज से पर्दा उठाकर ही रहूंगी। अगले दिन ऑफिस जाने से पहले आदित्य ने मुझे फिर वही बातें कही जो वह हमेशा ही मुझे कहते थे। आदित्य और रेखा के जाने के बाद मैं भी अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन मेरी सास मुझे बार बार आवाजें देती जा रही थी। वो कभी मुझे कहती कि आकर मेरी टांगें दबा दो, तो कभी कहती मेरे सर में तेल डाल दो। दिल तो चाहता था कि मैं उनकी बात मान लूं, मगर दिमाग बार बार मना ही कर रहा था। इस तरह मैं दिल और दिमाग की जंग में फंसी रही और कमरे से बाहर ना निकल पाई। दोपहर के 3 बजते ही रेखा घर आई और आते ही सीधा मेरे कमरे में आ गई थी।
उसने कहा, भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि कल की मेरी हरकत से आप मुझसे नाराज हैं। मैंने भी मुंह बनाते हुए कहा, क्यों? क्या अब मुझे नाराज होने का हक भी नहीं है इस घर में? रेखा मेरी बात सुनकर मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, भाभी, अगर मैं भी आपकी जगह होती तो मैं भी नाराज ही हो जाती, लेकिन अगर आप एक बार खुद को मेरी जगह रखकर देखेंगी तो आपकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। मैं बिन बाप की बच्ची हूँ भाभी, और माँ का भी मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। अब ऐसे में एक आदित्य भाई ही है जो मेरे लिए माँ और बाप दोनों बन गए हैं। उन्होंने मुझे पहली बार एक काम सौंपा है, और वह है उनके तोतों की देखभाल करना। क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती? और मुझे ये भी डर था कि अगर आदित्य भाई नाराज हो गए तो एक पिता जैसा हाथ मेरे सर पर से उठ जाएगा। प्लीज भाभी, अब आप अपना गुस्सा थूक दो और मेरे साथ दोस्ती कर लो। देखिए, मैं आपके लिए स्कूल से क्या लाई हूँ। काले चने की तीखी और नमकीन चाट। इतना कहकर रेखा किचन में चली गई, और जब वह वापस आई तो उसने अपने हाथों में 2 प्लेटें पकड़ी हुई थी जिनमें चाट थी। मेरी फेवरेट चाट देखकर मेरे मुंह में एकदम से पानी भर आया, और फिर कुछ देर सोचने पर मुझे रेखा की बातें भी कुछ सही लगी थी। इसलिए मैंने मुस्कुराकर उसके हाथों से वह प्लेट ले ली और चाट खाते हुए उससे बातें करने लगी। वह मुझसे अपने स्कूल की बातें करने लगी और फिर चाट खत्म होते ही बोली, भाभी, अब मैं जरा तोतों को देख आती हूँ, फिर अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मुझे भी नींद आने लगी और मैं भी अपने बेड पर लेट गई। फिर तो कुछ पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई, और शाम को जब मेरी आंख खुली तो आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा था। जी चाहता था कि मैं फिर से सो जाऊं, लेकिन फिर हिम्मत करके उठ बैठी। मैं जैसे ही बाहर निकली तो ये देखकर हैरान रह गई कि आदित्य और रेखा छत से नीचे उतर रहे थे, और उनके साथ एक लेडीज डॉक्टर भी आगे आगे चल रही थी। मेरी सास उस डॉक्टर को देखकर चिल्लाने लगी, मुझे कोई तो बता दो कि सब ठीक है कि नहीं। वह डॉक्टर हाँ में सिर हिलाकर बाहर निकल गई, और मैं जल्दी से आकर बेड पर लेट गई और सोने का ड्रामा करने लगी। डॉक्टर को बाहर छोड़ने के बाद आदित्य दबे कदमों से कमरे में आए और मुझे सोता देखकर फिर से बाहर निकल गए। मैं हैरान इस बात पर थी, मैं तो इस टाइम पर कभी भी नहीं सोती थी, तो आज यूं अचानक कैसे सो गई। लेकिन फिर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि फिलहाल तो रह रहकर मेरे दिल में एक ही सवाल उठ रहा था कि वह डॉक्टर छत पर क्या करने गई थी। क्या तोतों के भी डॉक्टर सोते हैं? और ये सब बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। अब मुझे अपनी सास की बातें समझ आने लगी थी। शायद वह मुझे ऊपर इसलिए भेजना चाहती थी क्योंकि वहां कोई राज मेरा इंतजार कर रहा था जो आदित्य मुझसे छुपा रहे थे। लेकिन मैं आदित्य की नाराजगी के बदले में कोई भी राज जानना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। मैं आधा घंटा इसी तरह पड़ी रही, और फिर जब मैं बाहर निकली तो मैंने सबसे पहले रेखा से पूछा कि आदित्य कहाँ है। उसने हैरानी से मेरी ओर देखा और फिर घबरा कर बोली, भाभी, इस वक्त आदित्य भाई कहाँ पर होते हैं? अपने ऑफिस में ही ना। तो अभी भी वहीं पर ही होंगे। पता नहीं रेखा मुझसे क्यों झूठ बोल रही थी। फिर मैंने सोचा, छोड़ो इसे, आदित्य अभी थोड़ी देर पहले ही तो कमरे में आए थे, शायद यही आसपास ही कहीं होंगे। थोड़ी ही देर में घर आ जाएंगे। लेकिन आदित्य तो हमेशा की तरह 6 बजे के बाद ही घर लौटे थे। मैंने उनको देखते ही कहा, आदित्य,
आप कहाँ रह गए थे? तब आदित्य मुझे इस तरह से देखने लगा जैसे मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया हो। उन्होंने कहा, मैं तो रोज ऑफिस से इसी वक्त घर लौटता हूँ, लेकिन तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? मैंने ना में सर हिलाकर कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। दिल तो करता था कि अभी सबके सामने छत पर जाकर उस राज से पर्दा हटा दूं, लेकिन फिर आदित्य का प्यार और उनके गुस्से का डर मुझे यह सब करने से रोक देता था। अब दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और मेरा शक बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन मैं आंगन में बैठी बाल संवार रही थी कि मुझे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैंने अपनी सास की तरफ देखा और तब उन्होंने भी मेरी तरफ देखा। फिर चीख की आवाज बढ़ती ही चली जा रही थी और यह आवाज छत से ही आ रही थी। मेरी सास के घुटनों में दर्द रहता था और वह सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी, लेकिन यह आवाज सुनकर वह अपना दुख दर्द सब कुछ ही भुला बैठी और छत पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। अभी उन्होंने 2 सीढ़ियां ही चढ़ी थी कि उनके घुटनों ने जवाब दे दिया। मैं ये सब वहां खड़ी परेशान होकर देख रही थी और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। तभी मेरी सास ने अचानक मेरे पांव पकड़ लिए और रोते हुए बोली, बहू छत पर चली जाओ और जाकर उसे बचा लो, तुम्हें उस ऊपर वाले का वास्ता। चीख की आवाज भी बढ़ती जा रही थी, इसलिए मैं कुछ भी सोचे समझे बिना ऊपर छत की तरफ भाग गई। जैसे ही मैं छत पर पहुंची तो ये देखकर मैं हैरान हो गई कि ऊपर तो कोई पिंजरा था ही नहीं, बस एक कमरा बना हुआ था जिसे बाहर से कुंडी लगाई हुई थी और यह आवाज उसी कमरे से आ रही थी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो वहां भी किसी तोते का नामो निशान ही नहीं था। वहां तो एक लड़की पीठ पकड़कर रो रही थी। मैं भागकर उस लड़की के पास गई और उसे दिलासा दिया कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। मैं भागकर नीचे गई और अपनी सास से कहा, हमें जल्द ही किसी डॉक्टर को बुलाना होगा, उस लड़की की हालत बहुत खराब लग रही है। जब मैंने ये बात अपनी सास को बताई तो वह बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई, बल्कि उन्होंने बताया कि मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो बस पहुंचने ही वाली है। मैंने अपनी सास से कहा कि तब तक मैं उस लड़की को कैसे संभालूं, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। तब मेरी सास ने मुझे कहा कि रसोई में जाकर जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही काढ़ा बनाओ और उसे पिला दे। मैं जल्दी से किचन में गई और जो जो चीजें मेरी सास मुझे बताती गई, मैंने उन चीजों को इकट्ठा किया और उसका काढ़ा बनाकर उस लड़की के पास छत पर लेकर चली गई। मैंने अपने हाथों से सहारा देते हुए पहले उस लड़की को बिठाया और फिर उसके बालों को सहलाते हुए उसे वह गरम गरम काढ़ा पिला दिया। काढ़ा पीने के बाद जब उसकी दर्द भरी चीखें कम ना हुई तो मैं भागती हुई नीचे अपनी सास के पास गई और उनसे पूछा, और कितनी देर लगेगी डॉक्टर को आने में? तब मेरी सास ने कहा कि डॉक्टर तो उसी वक्त निकल चुकी है, शायद ट्रैफिक में फंस गई होगी। अभी तो मेरी सास मुझे ये सब बता रही थी कि तब तक डॉक्टर भी आ गई। मैं जल्दी से डॉक्टर को अपने साथ छत पर ले गई और उन्होंने मुझे कमरे के बाहर ही रुककर इंतजार करने के लिए कहा। बराबर 1 घंटे के बाद मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। थोड़ी ही देर में डॉक्टर बाहर आई और बोली, बेटी हुई है। फिर मैं उस बच्ची को लेकर नीचे आ गई। तभी रेखा भी स्कूल से लौट आई थी। मेरे हाथों में उस बच्ची को देखकर वह बहुत हैरान हो गई थी। मैंने रेखा से कहा, देखो, तुम्हारे भाई की तोती ने अंडे में से बच्चा निकाल दिया है। मेरी बात सुनकर रेखा का चेहरा फीका पड़ गया।
वह भागती हुई अपने कमरे में गई और आदित्य को फोन करके उन्हें घर आने को कहने लगी। आदित्य जब घर लौटे तो बहुत ही घबराए हुए थे। मैंने उन्हें बच्ची दिखाई और पूछा, किस पर गई है? तो वह मेरे सवाल को नजरअंदाज करके ऊपर चले गए और फिर रेखा और आदित्य दोनों मिलकर उस लड़की को नीचे ले आए। मैं अपने ही घर में खुद को अजनबी सा महसूस कर रही थी, क्योंकि मुझे कोई भी किसी भी राज में शामिल नहीं करता था। मुझे ऐसा लगा कि पक्का इस लड़की का आदित्य से ही कोई रिश्ता है, इसलिए तो आदित्य उसे मुझसे छुपा कर रखते थे। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं कमरे में आकर अपना सामान पैक कर रही थी, तब आदित्य कमरे में आए और कुछ देर तक मुझे देखते ही रहे और फिर बोले, ये क्या कर रही हो? मैंने उनसे कहा कि ये घर छोड़कर जा रही हूं। आदित्य मुझसे पूछने लगे कि ऐसी कौन सी गलती हो गई है मुझसे जो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। मैंने उनसे कहा कि ऊपर वाले ने आपको गुड़िया जैसी बेटी दे दी है, और क्या चाहिए आपको? मेरी तो आपको पहले भी कोई परवाह नहीं थी। आप ऑफिस से आकर पहले सीधा रेखा के कमरे में चले जाते थे, उसके बाद छत पर चले जाते थे। मैं तो आपकी जिंदगी में कहीं थी ही नहीं। आदित्य ने मेरे हाथों से बैग उठाकर साइड में रख दिया और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने सामने बिठा दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, मीनू, तुम जानती भी हो कि ये लड़की जो छत पर रहती है वह कौन है? मैंने ना में सर हिला दिया। तब वह कहने लगे, तो फिर आज तुम मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। वह लड़की मेरी सगी बहन है और वह अभी सिर्फ 18 साल की ही है। जब यह 17 साल की थी तब पता नहीं किस दरिंदे की बातों में आ गई और उस लड़के के साथ इसने छुपकर शादी कर ली। शादी के बाद जब वह प्रेग्नेंट हुई तो माँ इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बात कब तक छुपी रह सकती थी। आखिर एक ना एक दिन तो उसके बढ़ते हुए पेट से सबको पता चल ही जाता। जब उसमें शारीरिक बदलाव आने लगे तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मैंने उससे पूछा। पहले तो वह डर गई और फिर धीरे धीरे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गई। सच्चाई जानकर मैं खुद भी कांप उठा था, तो उस बेचारी की क्या हालत हुई होगी। लेकिन जब मैंने उसे उसके पति के बारे में पूछा तो वह रोने लग गई और अपने पति का नाम भी नहीं बताया। उसके बाद भी मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह रो देती थी और चुपचाप कोने में पड़ी रहती थी। जब बच्चे के पिता का नाम हमें ही नहीं पता था तो फिर मोहल्ले वालों को क्या बताते कि यह किसका बच्चा है। मेरी मासूम बहन बदनाम होकर रह जाती और हम भी किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहते। इसलिए मैंने उसे कहा कि वह अब छत पर ही रहे और वह भी इसके लिए तैयार हो गई। लेकिन माँ को लगता था कि मैंने और रेखा ने उसको उससे हुई भूल की सजा देने के लिए उसे छत पर कैद करके रखा है। माँ घुटनों की वजह से छत पर नहीं जा सकती थी, इसलिए हर समय मुझसे और रेखा से झगड़ा करती रहती थी। मेरी बेटी को नीचे ले आओ, और जहां तक तुम्हारी बात है तो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी तो तुम इस घर में नई नई आई थी, तो हो सकता था कि तुम मेरी बहन के बारे में कोई गलत राय भी सोच सकती थी। मुझे ये भी डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। अब जब हर चीज तुम्हारे सामने आई है तो मैं तुमसे एक मदद चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बात मानोगी? मैं आदित्य की बातें सुनकर अपनी ननद के लिए परेशान हो गई और मैंने झट से हाँ में सर हिला दिया।
तब आदित्य ने कहा, मीनू तुम मेरी बहन के साथ दोस्ती का रिश्ता बना लो। अब तुम ही वह इंसान हो जिसे वह अपना राज बता सकती है, क्योंकि उसने ना तो रेखा को कुछ बताया है और ना ही माँ को। मैंने आदित्य से वादा किया कि मैं उससे ये राज जानकर ही रहूंगी। और फिर तो मैं हर समय अपनी ननंद के साथ साथ ही रहती थी और उसकी बच्ची का भी बहुत ही ख्याल रखती थी। मैंने एक दिन बातों बातों में उससे कहा कि यह बच्ची कितनी बदनसीब है ना, इसे तो बाप का प्यार ही नहीं मिला। ये बात सुनकर मेरी ननंद फूट फूट कर रोने लगी और फिर उसने मुझे बताया, भाभी इस बच्ची का बाप और कोई नहीं बल्कि मेरा बचपन का मंगेतर सूरज है। ना जाने हमें क्या सूझी कि हमने जोश जोश में घर वालों से छुपकर शादी कर ली। और फिर जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो वह डर गया और पीछे हट गया, क्योंकि वह तो खुद अभी कॉलेज का स्टूडेंट था और वह अपने घर वालों को ये सब नहीं बताना चाहता था। मेरी ननंद के मुंह से उसके पति का नाम सुनकर मेरे सिर से तो जैसे बोझ ही उतर गया। मामला तो बहुत ही सीधा था। हम बिना वजह से ही घबरा रहे थे, क्योंकि जो बच्ची का पिता था उसके साथ तो मेरी ननंद का बचपन से ही रिश्ता तय हो चुका था। मैंने आदित्य को जब ये बात बताई तो उन्होंने भी चैन की सांस ली। अगले दिन आदित्य और मेरी सास सूरज के घर गए और सूरज के मम्मी पापा को सारी सच्चाई बता दी। शुक्र है कि सूरज के माँ बाप ने अपने बेटे की गलती को स्वीकार कर लिया और शर्मिंदगी भरे शब्दों में बोले कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। कुछ सालों बाद तो हमें आपकी बेटी को बहू बनाकर ले ही आना था, तो आज क्यों नहीं। फिर तो सारा मामला ही सुलझ गया और इस तरह मेरी ननंद एक बच्ची के साथ अपने घर से विदा होकर अपने ससुराल चली गई और हमारे घर में एक बार फिर से खुशियां लौट आई थी। जय श्री राम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।